हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी में मनुष्य में मादा जनन तंत्र को पढ़ेंगे। आपको भली भांत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। मनुष्य में मादा जनन तंत्र और मनुष्य में जो मादा जनन तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है और यह मादा जनन तंत्र आपको दिखाया जा रहा है चित्र के द्वारा। यह जो अंदर आप आकृति देख रहे हैं यह गर्भाशय है, ये मादा का गर्भाशय, क्योंकि यहां भी गर्भाशय शो किया गया है और यहां भी जो आप देख रहे हो यहां भी गर्भाशय शो किया गया है। यानी अंदर की जितनी संरचना आप देख रहे हैं ये सब गर्भाशय के अंदर आएगी। और यह गर्भाशय से जुड़ा हुआ गर्भाशय है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ यह अंडाशय है जिसमें अंड का निर्माण होता है और यह अंडाशय से अंड बाहर निकलता है और उस अंड का निषेचन होता है। यानी योनि मार्ग से इधर ट्रेवल करता हुआ शुक्राणु इस अंडवाहिनी में पहुंचता है। ये जो संरचना आप देख रहे हो अंडवाहिनी है, यानी योनि मार्ग से ट्रेवल करता हुआ शुक्राणु स्पर्म इस अंडाणु से आकर मिल जाता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जाइगोट कह लें, भ्रूण कह लें आप, भ्रूण का निर्माण होता है और वह भ्रूण जो है वह डिवाइड होने लगता है, वह जाइगोट डिवाइड होने लगता है। 2 सेल, उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ 2 सेल है, यहाँ 4 सेल हो गई, फिर यहाँ 8 सेल हो गई और 8 सेल को बनने में यानी फर्टिलाइजेशन के बाद 72 घंटे लग जाते हैं इस 8 सेल होने में। 8 सेल्ड हो गया यानी 8 सेल वाला हो गया। 8 सेल के बाद फिर यह जो भ्रूण है वह 16 का हो जाएगा। 8 का जैसे बताया कि 2 सेल का हो गया भ्रूण डिवाइड होके, फिर 4 सेल का मतलब एक ही सेल रहेगी, उसी के अंदर बार बार डिवाइड होता रहेगा। तो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, उसके बाद 16 सेल हो जाती है। जो 16 सेल की अवस्था है, अगर हम बात करें 16 सेल की जो अवस्था है उसको मारुला अवस्था कहते हैं। फिगर में आपको 8 ही सेल दिखाई गई है, लेकिन जब 16 सेल होगी, 16 सेल जब होती है तो उसको मारुला अवस्था कहते हैं। और मारुला अवस्था एक ठोस गेंद के समान होती है और मारुला अवस्था के बाद ब्लास्टुला अवस्था आती है जो एक खोखली अवस्था होती है। और इसी ब्लास्टुला अवस्था में जो भ्रूण है वह गर्भाशय में रोपित होता है। यानी जो 16 सेल की जो कोशिका बनी, 16 सेल वाली कोशिका को हम मारुला कहेंगे, जो एक ठोस गेंद के समान होती है। और उस मारुला अवस्था के बाद अगली अवस्था ब्लास्टुला आती है जो एक खोखली अवस्था होती है और यह जो होती है वो मारुला की अपेक्षा दोगुने सेल वाली हो जाती है। यानी मारुला अगर 16 की है तो ब्लास्टुला 32 सेल वाली हो जाती है। इस तरह से ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। यह भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था में जब होता है तब जाके इसका गर्भाशय में रोपण हो जाता है। अब आइए बात करते हैं हम इसके पार्ट की कि मनुष्य में जो मादा जनन तंत्र है वो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है मुख्य जनन तंत्र या मुख्य जनन अंग। मुख्य जनन अंग, मादा में मुख्य जनन अंग अंडाशय है। अंडाशय की बात कर बता दिया कि मादा जनन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? मुख्य जनन अंग। और मुख्य जनन अंग किसे कहेंगे? कह रहे मादा में मुख्य जनन अंग अंडाशय होता है। अब अंडाशय के बारे में बात करें, ओवरी के बारे में। जो चित्र में आपको यह ओवरी दिखाई दे रही है, मादा में एक जोड़ी अंडाशय जैसा कि देख रहा है
गर्भाशय के इधर भी एक अंडाशय है, इधर भी एक अंडाशय है, एक ओवरी इधर भी है, एक ओवरी इधर भी है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रोणि गुहा, थोड़ा ध्यान देंगे हमारी बात को, जो सीने की हड्डी होती है वह जो घेरा बनाती है उसको अंश गुहा कहते हैं, और कमर की हड्डियां जो घेरा बनाती हैं उसको हम श्रोणि गुहा कहते हैं। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय कहाँ होती हैं? श्रोणि गुहा में, गर्भाशय के, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, गर्भाशय के दोनों ओर, ये गर्भाशय है और गर्भाशय के दोनों ओर, इन दोनों ओर अंडवाहिनी के नीचे स्थित होती है। यह अंडवाहिनी जो नली दिख रही है अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी के नीचे आपको क्या दिख रहा है? यह अंडाशय, दो अंडाशय होते हैं। प्रत्येक अंडाशय, बता दिया कि ये जो अंडाशय है वो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। यह अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा हुआ, किसके द्वारा? अंडाशयी स्नायु के द्वारा। तो यही बताया गया यहाँ कि प्रत्येक अंडाशयी स्नायु यानी ओवेरियन लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है। यानी जो ओवरी है, अंडाशय है, वह गर्भाशय से अंडाशयी स्नायु यानी ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई दिख रहा है आपको। ये ओवेरियन लिगामेंट है, इसके द्वारा अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। अंडाशय में परिधि की ओर, जैसा कि अंडाशय बता दिया, परिधि की ओर मतलब ये किनारे की ओर, अंडाशय में किधर? परिधि की ओर, ये परिधि का हिस्सा होता है, देख रही है, परिधि की ओर यानी ये किनारे किनारे, परिधि की ओर ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं और इन ग्राफियन पुटिकाओं में अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ये ग्राफियन पुटिकाएं लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती हैं। बता दिया कि इस अंडाशय में ये किनारे किनारे यानी परिधि की ओर ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं और इन्हीं ग्राफियन पुटिकाओं में अंडाणु का यानी ओवम का निर्माण होता है, और ये ग्राफियन पुटिकाएं लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती हैं। इस बात को थोड़ा और हम लोग स्पष्ट ढंग से समझ लेते हैं कि ये जो अंडाशय है, अंडाशय में परिधि की ओर यानी किनारे किनारे ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं और उन्हीं ग्राफियन पुटिकाओं में अंडाणु बनता है। और जब ये ग्राफियन पुटिकाएं फटती हैं तो इन ग्राफियन पुटिकाओं में से अंडाणु बाहर निकलता है और ये झालरदार कीप के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। अंडाशय में ग्राफियन पुटिका फटी और ग्राफियन पुटिका के फटने पर जो अंडाणु निकला वह झालरदार कीप के द्वारा ग्रहण कर लिया गया और अंडवाहिनी में अंडाणु पहुंच गया। ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। अब यह क्या हुआ, इस अंडाशय के भीतर जो ग्राफियन पुटिका फट करके अंडाणु को मुक्त की थी, उस ग्राफियन पुटिका की कोशिकाएं और ब्लड कुछ उत्पन्न होता है। ये ब्लड यानी ग्राफियन पुटिका जो फट करके अंडाणु को बाहर निकाली है, उस ग्राफियन पुटिका की कोशिकाएं और ब्लड दोनों मिल करके कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करते हैं। शब्द को ध्यान देंगे, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं, और यह कार्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करता है। जो कार्पस ल्यूटियम बना, फिर से हमारी बात को सुनेंगे। मैंने कहा कि इस अंडाशय के अंदर जो ग्राफियन पुटिका होती है वह फट करके अंडाणु को मुक्त करती है और वह अंडाणु कहाँ चला गया? अंडवाहिनी में चला गया, यानी फैलोपियन ट्यूब में चला गया। जो ग्राफियन पुटिका फटी थी उस पुटिका की कोशिकाएं और ब्लड, क्योंकि ब्लड फटी थी तो ब्लड भी उत्पन्न हुआ था, तो ग्राफियन पुटिका की कोशिकाएं और ब्लड दोनों मिल करके कार्पस ल्यूटियम, शब्द को ध्यान देंगे, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं। यानी कार्पस ल्यूटियम एक संरचना है, उसका निर्माण करती हैं, और यही कार्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। और यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय को स्पंजी बनाता है, यानी गर्भाशय को प्रेरित करता है
कि वह तैयार हो और आने वाले भ्रूण का रोपण इसमें हो सके। यानी गर्भाशय भ्रूण के रोपण के लिए तैयार है। इसको तैयार होने के लिए, गर्भाशय को तैयार होने के लिए, स्पंजी होने के लिए कौन प्रेरित करता है? वह प्रोजेस्टेरॉन है। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे भाग पर। ये मादा जननतंत्र का जो दूसरा भाग बता दिया कि 3 भागों में बांट सकते हैं हम इसको, मुख्य जनन अंग। अब आते हैं दूसरे भाग पर, इसके सहायक जनन अंग। नाम से ही पता है सहायक जनन अंग है। यानी मुख्य जनन अंग कौन सा था? अंडाशय था। अब सहायक जनन अंग, ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अब उन अंगों में बात करें, कौन कौन अंग आएंगे सहायक जनन अंग में? अंडवाहिनियां या फैलोपियन नलिका। अंडवाहिनी कह लें या उसको हम फैलोपियन नलिका कह लें, फैलोपियन ट्यूब कह लें। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, यह फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी है। जो अंडे को ले जा रही है वही अंडवाहिनी, जिसका नाम से ही पता है। अंड यानी अंडा, वाहिनी माने ले जाने वाले। अंडे को ले जाने वाले जो नली है उसी को हम अंडवाहिनी या उसी को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। देखिएगा, यह एक जोड़ी, क्योंकि गर्भाशय इधर भी एक अंडवाहिनी है, गर्भाशय की इधर भी एक अंडवाहिनी है। जैसे 2 अंडाशय थे तो 2 अंडवाहिनी भी हैं। तो यह एक जोड़ी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी पतली कुंडलित कार्य, मुड़ी हुई है ना इसलिए कह रही, कुंडलित नलिका होती है। इसका प्रारंभिक भाग झालरदार होता है, जैसा कि दिखाया गया ना। इसका प्रारंभिक यानी फैलोपियन ट्यूब के अंडवाहिनी का प्रारंभिक भाग कैसा है? झालरदार, झालरदार कीप के नुमा होती है। अब ये झालरदार कीप क्यों है? ताकि यहां से जो अंडाशय से अंडाणु निकले वह आसानी से इसी कीप में, इसी झालरदार कीप में फंस जाए और आसानी से इस अंडवाहिनी में चला जाए। अंडाणुओं का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। बता दिया कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। प्रश्न पूछा गया कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो वह फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी में होता है। वो भी कितने दिन? यानी मासिक धर्म के 14वें दिन। मासिक धर्म के 14वें दिन इस अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है। ध्यान देंगे। अब ये कह रहा है कि यह अंडाणुओं का निषेचन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। और आपको बता दिया कि योनि मार्ग से मेल का स्पर्म ट्रेवल करता हुआ अंडवाहिनी से होता हुआ आकर अंडाणु से मिल जाता है। और यह आप यहाँ भी फिगर समझ सकते हैं, यह अंडाणु है और इसमें यह शुक्राणु आकर के मिल रहा है। शुक्राणु की पूंछ बाहर है, अंडाणु के अंदर केवल उसका हेड वाला हिस्सा आता है। इस तरह से अंडाणु में शुक्राणु आकर समाहित हो गया, यानी निषेचन हो गया। और इस निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बनेगा, या हम उसको जाइगोट कह लें। और वही जाइगोट क्या हो रहा है? 2, 4, 8, 16 ऐसे डिवाइड हो रहा है। अब आते हम बात करते हैं गर्भाशय की। गर्भाशय क्या है? यह पूरी संरचना यहां से यहां तक जो देख रहे हैं आप, ये पूरी संरचना क्या है? गर्भाशय दिख रही है, क्योंकि गर्भाशय यहां भी शो किया गया, गर्भाशय यहां भी शो किया गया। और अभी आपको बताया कि गर्भाशय को रोपण के लिए तैयार होने के लिए किसने प्रेरित किया? प्रोजेस्टेरॉन ने, जो अंडाशय की, यह अंडाशय के द्वारा कह लीजिए निकलता है, उत्पन्न होता है। गर्भाशय क्या? गर्भाशय की बात कर ले, कैसे बना गर्भाशय? दोनों फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर, देखिएगा, एक फैलोपियन नलिका यह और एक फैलोपियन नलिका यह, दोनों पीछे आके संयुक्त होकर एक थैलीनुमा यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, थैलीनुमा संरचना बनाती हैं। उस थैलीनुमा संरचना को ही हम गर्भाशय कहते हैं। यानी दोनों फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर, यानी पीछे देख रहे हैं ना, दोनों आके जुड़ रही हैं आपस में, संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं, या कह ले थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। इस थैलीनुमा संरचना को हम गर्भाशय कहते हैं। यह सामान्यतः 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर मोटा होता है।
इसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है जिसे काय कहते हैं, तथा निचला सकरा भाग, पीछे की ओर देख रहे हैं ना, ऊपर का चौड़ा भाग इसको हम बॉडी या काय कहते हैं, नीचे का भाग जो सकरा है इसे हम ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। तो गर्भाशय के ऊपर चौड़े भाग को काय या बॉडी कहते हैं, नीचे के सकरे भाग को, पतले भाग को ग्रीवा, ग्रीवा में गर्दन होती है, ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। यह जो ग्रीवा है सर्विक्स से अधिक लचीला होता है और भ्रूण का रोपण तथा विकास कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। यानी भ्रूण का रोपण और विकास कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर ही होता है। आते हैं हम इसके बाद योनि पर। अगला जो आपको पॉइंट है वो कौन सा? योनि। यानी सहायक अंगों में हम पहले अंडवाहिनी को पढ़े, गर्भाशय को पढ़े, उसके बाद योनि की बात करेंगे। योनि जो यहाँ फिगर में आपको दिखाई गई है, यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार पेशीय यानी पेशियों से बनी हुई संरचना होती है। यह योनि की लंबाई बता दी है, यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार या नली के आकार की पेशी संरचना होती है। यह योनि मादा जनन छिद्र भग यानी वुल्वा के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। योनि की बात कर रहे हैं कि यह संभोग के दौरान यानी मेटिंग के दौरान शिश्न से निकलने वाले वीर्य को ग्रहण करती है। ध्यान देंगे, यह योनि का कार्य क्या है? संभोग के समय यानी मेटिंग के समय शिश्न के द्वारा यानी पेनिस के द्वारा मेल से जो वीर्य निकलता है उसको यह ग्रहण करने का कार्य करती है। तथा अब अगले कार्य की बात कर लें, तथा शिशु जन्म के समय जन्म नाल का कार्य करती है। यानी योनि की अगर फिर से हम एक बार बात कर लें कि यह योनि लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार पेशी संरचना होती है। यह योनि मादा जनन छिद्र यानी जिसे हम भग कहते हैं, भग यानी वुल्वा के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। यानी योनि शरीर से बाहर किसके द्वारा खुलती है? मादा जनन छिद्र भग के द्वारा बाहर खुलती है। और यह योनि संभोग के समय यानी मेटिंग के समय शिश्न यानी मेल के शिश्न से निकलने वाले वीर्य यानी सीमेन को ग्रहण करती है। तथा शिशु जन्म के समय यानी जब बच्चा पैदा होता है, शिशु जन्म के समय यह योनि जन्म नाल का भी कार्य करती है। यानी दोनों कार्य ये कर रही है। यानी मेल के शिश्न से निकलने वाले वीर्य को ग्रहण भी कर रही है, वीर्य को सीमेन को ग्रहण भी कर रही है, और शिशु के जन्म के समय जन्म नाल का भी कार्य करती है। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, इन ग्रंथियों के स्राव यानी इन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव जनन क्रिया में सहायक होते हैं। जनन क्रिया में सहायक होते हैं। उन जनन ग्रंथि, उन सहायक ग्रंथियों में बात करते हैं। बार्थोलिन ग्रंथियां, ये एक जोड़ी सेम के बीज के आकार की योनि के दोनों तरफ, ध्यान देंगे बार्थोलिन ग्रंथियां कहाँ हैं? ये एक जोड़ी सेम के बीज के आकार की योनि के दोनों तरफ पाई जाती हैं। ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं जो मैथुन यानी मेटिंग के समय योनि मार्ग को चिकना यानी स्मूथ बनाए रखती है तथा मैथुन में यानी मेटिंग की क्रिया में सहायक होती है। यानी बार्थोलिन ग्रंथियों से जो निकलने वाला द्रव है वह मेटिंग के समय योनि मार्ग को चिकना बनाए रखता है और मेटिंग के समय सहायक होता है। अब आते हैं दूसरी हमारी सहायक ग्रंथि कौन सी? स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां मादा के वक्ष के अधर भाग, अधर मतलब निचला भाग से है, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां वक्ष के अधर भाग में, कहां बता रहा है? वक्ष के अधर भाग में स्थित होती हैं।
यानी एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां वक्ष के चेस्ट के अधर भाग में स्थित होती हैं और ये दुग्ध श्रावण करने वाली ग्रंथियां हैं। स्तन ग्रंथियां क्या हैं? दुग्ध श्रावण करने वाली ग्रंथियां हैं और प्रत्येक स्तन ग्रंथि 15 से 20 पालिकाओं की बनी होती है। 15 से 20 पालिकाओं की। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं चित्र के द्वारा। देखिएगा, यह स्तन ग्रंथि है जिसे हम चूचक कहते हैं। ये चूचक है और कह रहा है कि जो प्रत्येक स्तन ग्रंथि है, 2 होती हैं, मादा में 2 होती हैं। यह स्तन ग्रंथि है और ये कह रहा है कि प्रत्येक स्तन ग्रंथि अनेक पालियों से मिलकर बनी होती हैं। थोड़ा देखिएगा, अनेक पालियां क्या हैं? ये दुग्ध ग्रंथियां अनेक पालियों से मिलकर बनी होती है। देखिएगा, आपको संरचना दिख रही है। यही पालियां कह रहा है। ये पालियां हैं, क्या है ये अनेक पालियां हैं। ऐसे यहां से भी निकाल देंगे। ये क्या दिख रही है? ये अनेक पालियां हैं, यानी अनेक पालियों से मिल करके देख रहे हैं। और ये कंडीशन बता रहा है। ये चूचक है, ये जो हिस्सा है चूचक है, यानी मादा का ये स्तन है और ये उसका चूचक है। और चूचक में देख रहे हैं नलिकाएं आ रही हैं, उन्हीं की बात कर रहा है कि ये प्रत्येक जो स्तन ग्रंथि होती है अनेक पालियों से मिलकर बनी होती है। ये पालियां हैं, दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है? पालियां हैं और इन्हीं पालियों में दूध एकत्रित होकर के इन नलिकाओं के माध्यम से चूचक के द्वारा बाहर आता है, जो शिशु को प्राप्त होता है। अभी ये बात हो रही थी कि प्रत्येक ग्रंथि में 15 से 20, अभी आपको पाली मैं दिखाया कि ये क्या है। ये पालियां हैं, 1 पाली, 2 पाली, 3 पाली, 4 पाली, ऐसे ही कराए 15 से 20 पालियां होती हैं और इन पालियों से मिल के स्तन ग्रंथि बनती है तथा इन स्तन ग्रंथियों पर उभरे हुए चूचक पाए जाते हैं जिससे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर समझ में आता है तो।